ऑलराइट। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन का और ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन का, उसका ये आखिरी पार्ट है। तो मैंने बाकी तो सारी चीज़ें डिस्कस की हैं इधर, बट एंड में जो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ़िगरेशन है वो रह गया था, वो बीच में रह गया था, तो वो अब मैं उसको डिस्कस कर लेती हूँ, और असाइनमेंट 1 किस तरीके से अटेम्प्ट करनी है उसको भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ। सो लेट्स लुक एट दिस मटेरियल, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगेन, और उसी साथ-साथ फिर मैं आपको समझाती हूँ। राइट, ठीक है जी, ये हम देख रहे थे। अ, ओके, तो मैंने ऑर्गेनाइज़ेशनल डिज़ाइन के बारे में आपके साथ क्या चीज़ डिस्कस की थी कि ऑर्गेनाइज़ेशनल डिज़ाइन जो है वो इट मीन्स दैट देयर इज़ अ डिलिबरेट स्ट्रक्चरिंग और एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द रिसोर्सेज टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? सो ऑर्गेनाइज़ेशनल डिज़ाइन वो एक डिलिबरेट स्ट्रक्चरिंग है। अब अगर हम देखें कि ये कोऑर्डिनेशन किस तरह की जाती है, तो उसमें 2 डायमेंशंस जो हैं वो वेरी क्लियरली आइडेंटिफाई की जा सकती हैं ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन में। पहली है स्ट्रक्चरल, ठीक है? जो कि डिस्क्राइब करता है एक इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि मैनेजर्स जो हैं वो बाकायदा कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है? फॉर द पर्पस ऑफ अटेनिंग द गोल्स। एंड देन द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड द कंटेक्सुअल डायमेंशन, ठीक है? तो ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन का दूसरा पार्ट है कंटेक्सुअल। उसके अंदर वो आ जाते हैं फैक्टर्स जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग जो कि इन्फ्लुएंस करता है स्ट्रक्चरल डायमेंशन को, यानी स्ट्रक्चरल डायमेंशन को डिटरमिन करने के लिए जो फैक्टर्स हैं वो उनको कंटेक्सुअल फैक्टर्स कहते हैं। अब स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको स्ट्रक्चरल डायमेंशन में बताया था फॉर्मलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, हायरार्की, सेंट्रलाइजेशन, प्रोफेशनलिज्म एंड पर्सनल रेशियोज, ठीक है? अब इसकी कितनी मिकदार होनी चाहिए, ये किस किस्म का होना चाहिए? ज़्यादा हायरार्की, ज़्यादा फॉर्मलाइजेशन, ज़्यादा स्पेशलाइजेशन, हायरार्की, सेंट्रलाइजेशन, ये ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? इसकी कितनी इसका कितना लेवल होना चाहिए? बिकॉज़ इसके प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। स्पेशलाइजेशन तो ज़रूरी है, ठीक है ना? डिवाइड तो करने पड़ते हैं टास्क, लेकिन कितनी हद तक स्पेशलाइजेशन? और सिमिलरली आप तो हर चीज़ कर सकते हैं। प्रोफेशनलिज्म ऑफ कोर्स इज़ इम्पोर्टेंट, बट रिटेनिंग हाइली प्रोफेशनल एंड हाइली educated individuals, you have to pay them a lot, and retaining them is very difficult. So therefore the thing is कि हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ऑप्टिमल पॉइंट होता है। अब वो ऑप्टिमल पॉइंट किस तरीके से डिटरमिन होता है, वो कंटेक्सुअल डायमेंशंस को देख के। मसलन ये कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज, उसकी टेक्नोलॉजी, उसका एनवायरनमेंट, उसके गोल्स, उसका कल्चर, ये सब चीज़ें डिटरमिन करती हैं कि उसकी जो है वो स्ट्रक्चरल डायमेंशन किस किस्म की होगी, ठीक है? और ये दोनों चीज़ें मिलके डिटरमिन करता है ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, तो वो आप उसने क्लियरली बताया। ये स्ट्रक्चर जो है, ये डिज़ाइन का हिस्सा है, लेकिन इसको डिज़ाइन करने के लिए जो सेटिंग्स हैं वो ये हैं, ठीक हो गया? अच्छा, अब साथ ही साथ मैंने एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की भी बात की थी, क्योंकि ये डिज़ाइन का पर्पस एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस होता है। दोनों चीज़ एक चीज़ नहीं है। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि मिनिमम रिसोर्सेज़ के अंदर मैक्सिमम ऑर्गेनाइज़ेशनल गोल्स अचीव हों, ठीक है? तो अब ये जो रिसोर्सेज़ हैं, ये टाइम हो सकते हैं, एनर्जी ऑफ द एम्प्लॉइज़ हो सकते हैं, रॉ मटीरियल्स, मनी, ठीक है? ये सारे रिसोर्सेज़ हैं। तो इसकी बचत जो है वो इट्स बेसिकली एफिशिएंसी। और इफेक्टिवनेस जो है वो एक ब्रॉडर थिंग है, बिकॉज़ उसके अंदर ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन किस हद तक अपने गोल्स को मीट करती है। क्योंकि जो स्टेटेड गोल्स और स्ट्रैटेजीज़ होती हैं वो हर दफ़ा उस तरीके से इन प्रैक्टिकल टर्म्स वो अचीव नहीं होते। जो गोल्स हैं वो दे प्रोवाइड द गाइडलाइंस, बट ईच एंड एवरी स्ट्रैटेजी डज़ नॉट work out. It needs to be changed and adapted. So effectiveness is कि किस हद तक आप अपने goals को अचीव कर रहे हैं, ठीक हो गया?
ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों जो है दे आर दी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हिच डिटरमिन the organizational design, ठीक है? And it's done for the purpose of achieving organizational design is for the purpose of achieving both efficiency as well as effectiveness, particularly effectiveness and efficiency, of course, because an inefficient organization is not able to survive. But efficiency is more or less related only to the economic aspect, whereas the effectiveness can is not only economic aspect; it can deal with the social as well as the environmental aspect as well, because it's in terms of the getting the goal right. तो अब इफेक्टिवनेस को अगेन अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहें तो जैसे मैंने कहा कि वो सिर्फ कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप नहीं है, जो कि जहाँ पे आप बेसिकली जो वैल्यू है वो तो एक क्लाइंट्स के लिए ही वैल्यू क्रिएट की जाती है ना। तो सिर्फ क्लाइंट सर्विसिंग इज नॉट द effect is not the only goal. Basically the goal is to keep the stakeholders satisfied, और ये सारे stakeholders लिखे हुए other than the customer, of course customer तो एक stakeholder है ही। अच्छा, अब आ जाएं आखिरी चीज पे विच इज ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ़िगरेशन। ये हम कर रहे थे। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट्स कैसे फिट इन होते हैं। अब हेनरी मिन्सबर्ग एक राइटर है जिसने ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ़िगरेशन को भी स्टडी किया है। वो कहता है कि जो 5 पार्ट्स को उसने आइडेंटिफाई किया है। एक तो हो गया टेक्निकल कोर। टेक्निकल कोर वो है जहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्ट और सर्विस जो है अ, अ, वो डिलीवर हो रही है। अच्छा, टेक्निकल सपोर्ट वो है जो कि इस टेक्निकल कोर को जो है वो एडवाइस करते हैं और उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं और एक प्रोफेशनल सपोर्ट देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी जो है वो सपोर्ट का काम करते हैं। दे आर नॉट डिलीवरिंग द एक्चुअल सर्विस, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट का मतलब है बेसिकली उसके एचआर फंक्शंस, उसके एडमिन के जो फंक्शंस होते हैं, आपको पता है जो लॉजिस्टिक्स वगैरह, ये सारी चीजें भी तो मैनेज करनी होती है ना। तो वो सारी लॉजिस्टिकल सपोर्ट, एचआर सपोर्ट की यहाँ। टेक्निकल सपोर्ट इज डिफरेंट। टेक्निकल सपोर्ट इज द सपोर्ट विच इज गिवन टू दीज the people, the core people, in terms of so that they can adapt to the environment, ठीक है, for their a better service delivery. But the administrative support on the other hand is the support which they need for doing the everyday activities, जो कि logistics है मसलन, या human resource है मसलन। अच्छा, तीसरी चीज वो कहता है कि जो तीसरा पार्ट है वो है टॉप मैनेजमेंट, जो कि बनाती है आपकी फर्म की स्ट्रेटजी प्लानिंग के लिए, जो है वो प्लानिंग और पॉलिसीज डिटरमिन करती है। और मिडिल मैनेजमेंट है जो उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाती है। और एक्चुअल डिलीवरी कौन सा करता है, वो टेक्निकल कोर करता है। और ये सारे जो हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और टेक्निकल कोर, दे आर सपोर्टेड बाय द टेक्निकल सपोर्ट एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। देखो उसका डायग्राम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। ये टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और टेक्निकल कोर। और यह इसलिए टेक्निकल सपोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट लिखा हुआ है क्योंकि ये इन तीनों लेवल्स को जो है वो सपोर्ट दे रहे हैं, टेक्निकल नेचर की या एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की। अच्छा, अब इसको लेते हुए, ठीक है, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। गिवन दीज 5 important parts, an organization can fit into any one of these 5 categories according to Henry Mintzberg, ठीक है। और वो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन जो है वो ये फिट टुगेदर करते हैं। और ये 5 किस्म के ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन उसने कॉमनली देखे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज आइदर वन और द अदर ऑफ दीज, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन हाउ दीज 5 पार्ट्स आर how these 5 parts they are coordinated together, or how these 5 parts fit together. So how these 5 parts fit together determines which type of organization it is going to be, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये वाला आप सबसे पहले उसने कहा एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर।
अब एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर में अब एक चीज़ देखो, इसको समझने के लिए इसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। ये इसके साथ कंपेयर करो। देखो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर ना टेक्निकल सपोर्ट उन्होंने दिखाई हुई है, ना एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दिखाई हुई है। आई टेल यू व्हाई। उसकी रीज़न ये है कि जो एंटरप्रेन्योरियल स्टार्टअप्स होती हैं, उसके अंदर एक एंटरप्रेन्योर है और वो जो है वो अपनी टीम के साथ मिलके जो है वो एक काम कर रहा है और ये जो टीम उसके साथ है, वो ही जो है वो टेक्निकल सपोर्ट भी कर रही है, वही एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी सब के सब खुद ही कर रहे हैं। अलग से कोई जो है वो टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ज़ाहिर है इनके पास अवेलेबल नहीं होगा, ना इनके पास इतने फंड्स होते हैं कि वो उनको मेंटेन कर सकें इस किस्म की। सो दे जस्ट हैव सो दिस एंटरप्रेन्योर उसकी डायरेक्ट रिलेशनशिप है विद दैट। अब आप ज़रा एक चीज़ देखो, वो ये कि हायरार्की इसकी कितनी जो है वो फ्लैट है, ठीक है? इट्स ब्रॉड एंड फ्लैट। This entrepreneur and then these people who are working together. So ये तो एक स्टार्टअप की आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी लिखा है, बाद में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। Entrepreneurial structure typically a new small startup company consists of top manager and workers in the technical core. So बस यही है। Primary goal of the organization is to survive and become established. Little formalization or specialization. This form is suitable for a dynamic environment because it is simple and flexible. So यहाँ पे flexibility, simplicity मौजूद है और दूसरी आप ये चीज़ देखें कि कॉस्ट कितनी जो है वो बच रही है क्योंकि जो आपका ना टेक्निकल सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है, कॉस्ट इज बीइंग सेव्ड ओवर हियर और जो लोग हैं कोई ना मिडल मैनेजमेंट है बीच में कोई इतनी बड़ी, सो वही जो टेक्निकल कोर है वही सारे के सारे काम कर रहा है। अब वो तो ठीक है लेकिन वो स्टार्टअप फेज के अंदर ये चीज़ इट्स इट्स वेरी यूज़फुल और ये ऐसी प्रोडक्ट्स डिलीवर कर सकते हैं जो कि लो कॉस्ट भी हों और हाई क्वालिटी भी हों। तो ये एंटरप्रेन्योरियल स्टार्टअप आजकल बड़ा कल्चर, इट्स अ कॉमन कल्चर, लेकिन ये स्टार्टअप फेज में यानी कि बिल्कुल जब एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो रही होती है तो उस वक्त ये स्ट्रक्चर जो है ये फीजिबल होता है और स्टार्टअप्स बहुत सारे आजकल इसका कल्चर बड़ा कॉमन है क्योंकि ये बड़ी एजाइल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कॉस्ट भी ये एफिशिएंट भी हो सकती हैं क्योंकि अपनी कॉस्ट भी कम रख सकती हैं और इस किस्म की प्रोडक्ट्स, इस किस्म की नीश प्रोडक्ट्स डिलीवर कर सकती हैं। सो फ्रॉम a point of view of the postmodern organization, it can be like that because it can ये टर्बुलेंट टाइम्स को बड़ा इजीली रिस्पॉन्ड कर सकती है, लेकिन इसमें थोड़े से एम्प्लॉयज होंगे, ठीक है? और इनका जो स्कोप होगा वो कम होगा। आई मीन ओके, ये कोई बहुत बड़ी या अर्निंग, बहुत ह्यूज अर्निंग, इनका साइज बहुत कम होगा। ये वाला स्ट्रक्चर लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशंस को में हो ही नहीं सकता, उसको नहीं सूट करता बिल्कुल। तो इट्स अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, उसको ये सूट करता है और यूजुअली इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। So ये adaptable है, so these are okay. Then comes the machine bureaucracy. अब ये वो वाली टाइप है जो कि बेसिकली मैं पहले भी आपको यही बता रही थी कि ये एक क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक अ, पुराने स्टाइल की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती थी वो मशीन ब्यूरोक्रेसीज होती थी, ठीक है? 1900s के अंदर एक्सेट्रा वो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती थी बड़ी बड़ी ह्यूज डायनासोर्स, वो मैच्योर ऑर्गेनाइजेशंस, वो और उसमें अगर आप यहाँ देखो कि उसमें बड़ा एक क्लियरली एक टेक्निकल स्टाफ भी बहुत सारा है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी बहुत सारा है और इसी तरह एक टॉल, एक लीन और टॉल उसका स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है बहुत सारे लेवल्स होंगे, एक टॉल हायरार्की होगी, स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है कंपैरेटिवली वो जो है वो स्मॉलर होगा, ठीक है ना? तो आई मीन व्हाट इट मीन्स इज कि जो टॉप मैनेजमेंट हैज़ अ वेरी फ्यू पीपल दैट दे आर सुपरवाइजिंग, बट लॉट्स ऑफ लेवल जो आपका टेक्निकल कोर है उसमें और टॉप मैनेजमेंट में कितना ज़्यादा डिस्टेंस है। तो इसकी वजह से ये कोई रिस्पॉन्सिव ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, दे आर बिल्ट फॉर कंट्रोल बिकॉज़ दे आर वेरी लार्ज, so they are built in a way that the few top management can control the people below them. ठीक हो गया? तो ये मशीन ब्यूरोक्रेसी है जिसके अंदर टेक्निकल और बड़े बड़े टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स भी हैं। यहाँ पे जो है वो आपकी हाई लेवल ऑफ फॉर्मलाइजेशन भी होगी, इसके अंदर हाई लेवल ऑफ जो मैंने आपको पहले बताया, जो यहाँ पे मशीन ब्यूरोक्रेसी में फॉर्मलाइजेशन भी ज़्यादा होगी, स्पेशलाइजेशन भी ज़्यादा होगी, हायरार्की भी जो है वो ऐसी होगी कि
which is tall, and the span of control is narrow. Similarly, they would probably be centralized, more centralized. Professionalism का level भी जो है वो यहाँ पे वो that's not a determinant factor. और personnel ratios again, they will be similar in nearly all the different departments, क्योंकि ये old fashioned type organizations हैं, तो वहाँ पे the rule is the most important. Bureaucracies है ना, machine bureaucracies हैं. So old fashioned type organizations, are they adapted to the current conditions or the current challenges? No, they're actually not. In fact, like for example, militaries used to be machine bureaucracies, ठीक है ना, जहाँ पे हर चीज जो है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू डिसिप्लिन या अकॉर्डिंग टू रूल है. पुरानी, अब तो मिलिट्रीज भी नहीं रही जो है वो मशीन ब्यूरोक्रेसीज रही, बिकॉज द एनवायरनमेंट चेंजेस सो क्विकली दैट मशीन ब्यूरोक्रेसीज जस्ट सिंपली कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू देम. हाँ, प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसीज कैन. और जरा इन दोनों में डिफरेंस देखो. देखो इसके अंदर क्या है कि प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसीज में इसका साइज जो है इसकी इतना टॉल नहीं रहा. Okay, it is not, the structure is not as flat as over here, but still you see that the जो आपका जो आपका स्ट्रक्चर है उसके अंदर लेवल्स कम हो जाते हैं, हायरार्की इतनी टॉल नहीं होती, रिलेटिवली फ्लैट होती है, क्योंकि लोग जो कि हायर किए जा रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम दे कैन बी दे आर प्रोफेशनल्स, सो दे डू नॉट नीड दैट मच कंट्रोल, दे आर सेल्फ मोटिवेटेड काइंड ऑफ. सो ये प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसीज की एग्जाम्पल जो है, बेस्ट एग्जाम्पल आर दी यू सी पब्लिक सेक्टर, आपकी जो यूनिवर्सिटीज हैं, they can become professional bureaucracies. ठीक है, मैं आपसे कह रही थी कि पहले जो जो आजकल आर्मी तो खैर बहुत ही बड़ा इदारा है ना, वो डाइवर्सिफाइड फॉर्म उस पे ज्यादा एप्लीकेबल है जो करंटली होनी चाहिए. मशीन ब्यूरोक्रेसी तो वो हो सकती है, इसी तरह जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं वो मशीन ब्यूरोक्रेसी तो हो सकती हैं. दैट्स द वे, बिकॉज वो साल, हाँ, मेच्योर है ना, वो 20 25 साल मिनिमम, नहीं तो कई यूनिवर्सिटी तो 100 साल पुरानी है. तो वो उनका अगर एक स्ट्रक्चर उसमें रिफॉर्म ना लाया जाए, उसको वैसा का वैसा रखा जाए, तो वो तो मशीन ब्यूरोक्रेसी होगी, बिकॉज दैट इज द टिपिकल ओल्ड फैशन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो वो तो वैसी ही होंगी, और मिलिट्री भी वैसी ही होगी. लेकिन ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो इनको जब रिफॉर्म आता है, तो जो आपकी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं पब्लिक सेक्टर में भी, they should become professional bureaucracies, and the military should become a diversified form. अब प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी कौन सी है? प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी वो है जिसके अंदर हाईली स्किल्ड लोग हैं. यूनिवर्सिटीज के अंदर जैसे प्रोफेसर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, दे आर हाईली स्किल्ड, राइट? तो they don't need to be told all the time what to do. ठीक, they are PhDs, highly qualified, so therefore they are the people, they are the professional core, right? And they just need some kind of, देखो ये यहाँ पे देख लो कि हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन उनको, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट उनको चाहिए होती है. इसीलिए देखो ये कितना बड़ा है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दिखा रहा है ना, ये देखो यहाँ पे ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट वाला कंपोनेंट है, राइट? एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट यहाँ पे देखो प्रोफेशनल में ये कितना बड़ा है. हाँ, इनको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट तो चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं चाहिए. और बेसिकली ये सेल्फ डायरेक्टेड है, इनको अच्छी कम्युनिकेशन चाहिए विद द टॉप मैनेजमेंट, एंड दैट्स अबाउट इट. सो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी अगर हो यूनिवर्सिटीज, तो if they can do very well in today's environment. Similarly, अगर आप मिलिट्री की बात करते हो, तो मिलिट्री को डाइवर्सिफाइड फॉर्म होना चाहिए. अगर आप देखो डाइवर्सिफाइड फॉर्म क्या, डाइवर्सिफाइड फॉर्म का मतलब ये है कि उसका एक स्ट्रक्चर तो मौजूद है, लेकिन उसके अंदर सब स्ट्रक्चर्स बहुत सारे हैं, और वो हर सब स्ट्रक्चर जो है वो अलग अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट. सब स्ट्रक्चर, सब यूनिट्स जो हैं, दे कैन बी एनी वन ऑफ दी स्ट्रक्चर्स, जो कि उस एक बड़े स्ट्रक्चर के, एक बड़े अम्ब्रेला के अंदर जो है वो एक कोऑर्डिनेट कर रहे हैं काम. तो ये डाइवर्सिफाइड फॉर्म जो है ये भी क्योंकि टॉप में की छोटी और टेक्निकल सपोर्ट वाला बहुत सारा है, बड़ा साइड है, लेकिन इवन जो टेक्निकल वाले उनके कोर्स हैं, जो हैं वो जो टेक्निकल उनके डिपार्टमेंट्स हैं,
तो वो जो है वो दे आर उन सारे एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड नहीं है, जहाँ पे जिस किस्म की स्ट्रक्चर की ज़रूरत है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट भी हैं, coming under the overall umbrella, they are pretty independent from one another. So therefore this is for those organizations which are very large. So ye machine professional bureaucracy or diversified forms, this can be for very large organizations as well. ठीक हो गया. और लास्ट में उसने एडहोक्रेसी एक की है डिफाइन. एडहोक्रेसी ये देखो, ये बिल्कुल न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे जो है वो मर्ज कर रहा है डिफरेंट जो आपके इसने यहाँ पे कंपोनेंट्स डिस्कस किए हैं, ठीक है ना, जो जो पार्ट्स डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे मर्ज्ड हैं. दे आर नो क्लियर लाइंस. ये जो है ना, ये लाइन ऑफ प्रोडक्शन है. अगर प्रोडक्शन हो भी रही है या स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट कहीं पे बन भी रही है, तो वो थोड़ा सा सेपरेट है फ्रॉम दी मिडल. ये जो कोर वाला पार्ट है, ये यहाँ पे इनोवेशन हो रही है. सो इनोवेशन को जो सपोर्ट करने के लिए जो ग्रोथ फेज से गुजर रही होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, दे कैन बी एडहोक्रेसीज जहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड काम हो रहा है. अब जो आपके सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, उसको ये स्ट्रक्चर जो है ये काफी ज्यादा सूट कर सकता है. आप इसको पढ़ो ना. The advocacy develops in a complex, rapidly changing environment like software houses. The design goal is frequent innovation and meeting continually changing needs. The various parts merge together. The main structure consists of many overlapping teams. So ये teams है, overlapping teams है, जो कि एक vertical hierarchy में काम कर रही हैं. अब ये जो hierarchy top management है, और अगर उसके अंदर कोई स्टैंडर्डाइज्ड काम हो रहा है तो वो भी उसका एक जो है वो टॉप मैनेजमेंट कंपेयर टू द टॉप मैनेजमेंट, यहाँ पे वो काम हो रहा है, लेकिन ये मर्ज टुगेदर है. कोई मतलब अगर यहाँ से कोई बंदा जो बिल्कुल एक स्टैंडर्डाइज्ड काम कर रहा है, वो भी टॉप मैनेजमेंट के साथ इंटरैक्ट करना चाहे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई लेवल्स नहीं है, कोई इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं है, कोई इतनी हाई लेवल ऑफ फॉर्मलाइजेशन नहीं है. ये अपनी ग्रोथ फेज में होती हैं. दे कैन बी क्वाइट लार्ज advocacies. Or employees are professional as well as technical, right? Employees are in the production center. अब यहाँ पे प्रोडक्शन सेंटर है, ठीक है. ये जो सारा एरिया है, ये वो एरिया है जहाँ पे इनोवेशन हो रही है, और ये है वो प्रोडक्शन सेंटर, ठीक है. तो ये भी अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन जो द डिफरेंस बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड मिडिल मैनेजमेंट तो बिल्कुल ब्लर्ड है. यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है बिटवीन दी टेक्निकल कोर, बट इवन दे कैन वेरी इजीली कम्युनिकेट विद दी मिडिल एंड द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है. एक एक इनफॉर्मल सा कल्चर होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का. if standardized production is done within the organization, it would occur in this operating code. तो ये जो इस किस्म का एक स्ट्रक्चर है, ये आपको सॉफ्टवेयर हाउसेस के लिए बड़ा यूजफुल है, क्योंकि वहाँ पे कांस्टेंट इनोवेशन की टीम का आइडिया. और आपने देखा है किस किस्म का कल्चर होता है. यूनिक जो है वो डिफरेंट सा कल्चर है. गूगल का कभी जाके कल्चर देख के आओ, माइक्रोसॉफ्ट का कल्चर, एप्पल का कल्चर देख के आओ, तो वहाँ पे वो तो बना हुआ इस तरह है कि constantly people come up with new ideas, so they do not conform to any टिपिकल एक ऑफिस एनवायरनमेंट के साथ बिल्कुल भी कंफर्म नहीं करते. डेमोक्रेसीज के अंदर कोई टाइयां नहीं लगा के आएगा, फॉर एग्जांपल, राइट. तो यंग एंड हिप क्राउड, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सीनियर है कि जूनियर है, whoever has the greatest idea is the one who would be commanding the team. Simple, right? So maybe a couple of people would be in control determining which ideas go forward and which doesn't. लेकिन as you can see, communication जो है वो very clearly well established, and whoever is innovating, that person can make it to the top, right? तो ये बहुत ही ज्यादा suitable है in the जो आपकी challenging environment है. challenges को अच्छी तरह face करते हैं, लेकिन हर organization इसको adopt नहीं कर सकती. ठीक हो गया. अब आ जाओ जी आप असाइनमेंट नंबर 1 पे. अब मैं असाइनमेंट नंबर 1 को एलएमएस के ऊपर आपने अपलोड करना होगा. लेट्स डिस्कस इट हियर. वुड यू कंसिडर द अच्छा, पहले तो आपने करना क्या है कि हर बच्चा ये मुझे बताएगा कि उसने बैचलर्स डिग्री किस यूनिवर्सिटी से कराई. क्या यूनिवर्सिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है
जो भी आप यूनिवर्सिटी, क्या वो एक ऑर्गेनाइजेशन है? अब आपने इसको डिस्कस कैसे करना है? आपने ये देखना है, ये देखो मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके 4 फैक्टर्स होते हैं। ये क्या सारे जो 4 फैक्टर्स हैं, ये उस पे एप्लीकेबल है। सेकंड पार्ट इज़, अगर हैं तो आप बताएँ कि येस इट्स अ सोशल एंटिटी, उसके गोल्स क्या हैं? क्या उसकी एक्टिविटीज़ जो है वो कोऑर्डिनेटेड है, जिससे कि आप उसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं कि जी ये देखें, उस यूनिवर्सिटी का ऑर्गेनाइजे वेबसाइट तो अवेलेबल होगी ना, उसपे उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी होगा, वो आप लगा दें, कहेंगे जी देखें ये इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है व्हिच गोज़ टू प्रूव दैट इट हैज़ अ डिलिबरेट स्ट्रक्चर, राइट? सो इसी तरह इज़ इट लिंक्ड टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट? सर्टेनली उसका एक्सटर्नल लिंकेजेस यकीनन होंगी, एक्सटर्नल लिंकेजेस नियरली एवरी यूनिवर्सिटी हैज़ इट। आप देखो आपकी यूनिवर्सिटी के पास एक्सटर्नल लिंकेजेस डिपार्टमेंट है, अगर है तो आप उसको क्लियरली प्रूव कर सकते हो कि ये देखें जी इन डेफिनेशन के मुताबिक इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड पार्ट, कि आपकी यूनिवर्सिटी क्या वो एक पोस्ट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है? पोस्ट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस कौन-सी होती है? देखो इधर मैंने आपको क्लियरली लिखा हुआ है कि जहाँ पे जो आपके क्लाइंट है या आपका स्टूडेंट है, उसका बहुत ही फ्री इंटरैक्शन अगर हो विद द with the entire let's say जो आप ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मल पार्ट्स हैं उनके साथ हो, तो देन इट विल बी अ पोस्ट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? अब पोस्ट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन वो हो सकती है जहाँ पे जो है वो बहुत सारी जो वहाँ के एम्प्लॉइज हैं, उनके पास लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हों, हाईली एम्पावर्ड लोग हों। अब ये आप मुझे बताएंगे अपनी ओपिनियन में कि वहाँ पे हाईली एम्पावर्ड लोग हैं, वहाँ पे हॉरिज़ॉन्टल कोऑर्डिनेशन है या वहाँ बहुत ज़्यादा लेवल है? क्या वो एक, अगर तो वो एक मशीन ब्यूरोक्रेसी है, तो वो मॉडर्न ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं हो सकती, ना ही ऐसी यूनिवर्सिटीज़। आपने ये देखना है कि क्या वो एक प्रोफ़ेशनल ब्यूरोक्रेसी है, इसको बाद में भी आप जाके देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा हुआ है कि एक पोस्ट मॉडर्न ऑर्गेनाइज़ेशन में क्या होता है, वहाँ पे क्या मतलब अगर तो उसके उसका जो बहुत ही टॉल स्ट्रक्चर है व्हिच मीन्स कि जो वहाँ पे जो फैकल्टी है और जो टॉप मैनेजमेंट है, अगर उसके बीच में बहुत सारे लेवल्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो एक टॉल और नैरो स्ट्रक्चर है, which does not show that it is postmodern, because postmodern organizations are the structure is flat and is flat and short. तो अगर तो शॉर्ट एंड फ्लैट स्ट्रक्चर है तो पोस्ट मॉडर्न ऑर्गेनाइज, इस पे आपने ओपिनियन देनी है। अब यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, इसी को गौर से पढ़ लेना, नहीं तो पोस्ट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या है, पहले तो आप अच्छी तरीके से ये समझ लो। पोस्ट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस वो हैं जो कि ये अपने अपनी उसके गोल्स हैं वो भी ब्रॉड हैं, और वो गोल्स वो हासिल कर रही है थ्रू बेटर कम्युनिकेशन, थ्रू एम्पावरमेंट, थ्रू हायरिंग ऑफ गुड प्रोफेशनल्स, राइट? तो ये सारी चीज़ें मुझे बताएँ कि आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर अगर तो एप्लीकेबल हैं, तो इट्स अ पोस्ट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। यू कैन आल्सो से दैट इट इज़ एन अ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन बट इट्स नॉट पोस्ट मॉडर्न, ठीक है? अगर उसके अंदर काफ़ी हद तक फॉर्मलाइज़ेशन है। देखो, जिन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा फॉर्मलाइजेशन होगी व्हिच मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन, आपको लगता है आपकी यूनिवर्सिटी में बेतहाशा रूल्स हैं, दे आर हाईली फॉर्मलाइज्ड, देन इट कैन बी मॉडर्न बट नॉट पोस्ट मॉडर्न। इफ देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोफेशनलिज्म एज वेल एज लॉट ऑफ formalization and hierarchy and centralization, then you can also discuss that it is a modern organization but not a पोस्ट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि पोस्ट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतना ज्यादा जो है वो फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं और इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है क्रिएटिव आइडियाज, और जो इवन स्टूडेंट्स हैं उनको काफी ज्यादा जो है वो क्रिएटिव कम से कम काम करने की आजादी होती है। जहां पे भी कंट्रोल है वो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस तो हो सकती हैं, लेकिन पोस्ट मॉडर्न सर्टेनली हम उनको नहीं कह सकते। wherever there is creativity and a lot of let's say creative freedom। एक तो मुसीबत ये है कि जब भी फ्रीडम की बात आती है और स्टूडेंट्स की फ्रीडम की बात आती है, तो पता नहीं उसको क्यों ऐसे इंटरप्रेट किया जाता है कि फ्रीडम का मतलब होता है कि जो मर्जी स्टूडेंट्स करें, एवरीथिंग इज राइट। नहीं भाई, फ्रीडम से मुराद क्रिएटिव फ्रीडम, कि न्यू आइडियाज को सपोर्ट मिलती है कि नहीं,
ठीक है, even among the students, even among the teachers, are new ideas supported, right? So that is the kind of freedom, creative freedom, बार बार कह रही हूँ, creative freedom. So is there creative freedom? If not, then the university cannot be called as a post modern organization. It will be called um, as a maybe modern organization. That's all. अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दोनों तो फर्स्ट टू पार्ट्स तो मैंने आपको बता दिए। जो चैलेंजेस की बात की थी, ये देखें यहाँ पे चैलेंजेस लिखे हुए हैं। ये शुरू में चैलेंजेस बताए हैं, ग्लोबलाइजेशन, इंटेंस कंपटीशन, एथिक्स एंड सोशल रिस्पांसिबिलिटी, स्पीड एंड रिस्पांसिवनेस, डिजिटाइजेशन, डाइवर्सिटी। क्या ये चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज अडॉप्ट हुए हैं इस यूनिवर्सिटी में? ठीक है, क्या ये मीनिंगफुल है आपकी यूनिवर्सिटी में? अब ये आपको प्रूव करना है कि डिजिटाइजेशन की, कि अब फॉर एग्जांपल कोई भी एक चीज ले लो, डिजिटाइजेशन है फॉर एग्जांपल, कि आप ये कह सकते हैं कि जी जैसे ही सिस्टम ऑनलाइन हुआ है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर फॉर एग्जांपल एक वेरी हाईली फंक्शनल कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम है, सीएमएस मौजूद है, तो इसका मतलब है कि वो डिजिटाइज्ड है, या वो जो है वो उसके पास ऑनलाइन क्या जो ऑनलाइन टीचिंग के एक फंक्शनल जो है वो एलएमएस मतलब मैनेजमेंट सिस्टम्स मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि यस इट इज रिस्पोंडिंग टू दिस डिजिटल वर्कप्लेस, राइट? तो इसी तरह क्या डाइवर्सिटी है वहां पे, मेल फीमेल रेशियो क्या है, क्या वहां पे डिफरेंट एथनिसिटीज हैं, क्या वहां पे डिसेबिलिटीज के लिए स्पेशल फैसिलिटीज हैं? दूसरी बात ये है कि क्या अगेन क्या वो रिस्पॉन्सिव है, विच मीन्स के जो नीड्स हैं ऑफ द सोसाइटी, उसको क्या आपकी यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्ड करती है? कोई आपके पास उसमें से आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन और उसकी साइट के ऊपर आपको कोई चीज ऐसी मिलती है जो दिखाए कि इट्स रिस्पॉन्सिव, इट केयर्स फॉर द सोसाइटी, ठीक है, एथिकल है, कि सोशल वेलफेयर के लिए किस किस्म की वो एक्टिविटीज करती रहती है? इसी तरह बाकी यूनिवर्सिटीज के साथ किस तरीके से वो कोलैबोरेट और कोऑपरेट करती है, ठीक है, टू टू डील विद इट। और इंटरनेशनलाइजेशन के लिए वहां पे क्या कुछ हो रहा है, ये सारी चीजें आप इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, फिर उसके बाद आ जाए आप कि वो क्या वो एफिशिएंटली परफॉर्म कर रही है, क्या वो उसके जो रिसोर्सेज हैं वो उसको प्रॉपर्ली उसको यूटिलाइज किया जा रहा है, क्या कॉस्ट जो है वो उसने मिनिमल पे रखी हुई है, ठीक है? तो एफिशिएंसी क्राइटेरिया के ऊपर हाउ इज द यूनिवर्सिटी परफॉर्मिंग, एफिशिएंसी क्राइटेरिया के ऊपर इज इट प्रोवाइडिंग द बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, ठीक है? क्या जो उसका ह्यूमन रिसोर्स है उसको वो उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहा है, या वो लोग अगर अपना टाइम जाया कर रहे होंगे ना तो वो एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? क्या वहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट है ताकि जो लोग हैं उनके पास क्लियर कट आइडिया है कि किस तरीके से वक्त को यूटिलाइज किया जाए, अगर तो उसके शेड्यूल्स, अगर तो उसका कैलेंडर टाइमली है, हाँ, टाइमली फॉलो होती है हर चीज, दैट मीन्स एफिशिएंसी, ठीक है, फॉलोइंग थिंग्स टाइमली, ओके, वो एफिशिएंसी है। अब आ जाए इफेक्टिव। आप ये देखेंगे कि यूनिवर्सिटी का गोल है क्या, आपने अपनी यूनिवर्सिटी का देखना है कि बेसिकली उसका मिशन एंड विजन है क्या, और उस मिशन एंड विजन के हिसाब से आप देखें क्या वो उसको इफेक्टिवली अचीव कर रही है, योर ओपिनियन। देखें कि यूनिवर्सिटी का विजन एंड मिशन, हर यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर उसका विजन एंड मिशन लिखा हुआ होगा, ठीक है? उसको आप निकालें कि जी ये यूनिवर्सिटी का मिशन है, इन माय ओपिनियन इस हद तक इस मिशन को अचीव किया जा रहा है, और उस विजन और मिशन को भी एनालाइज करें कि क्या ये जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है? उसके अंदर क्या जो है वो फैकल्टी की, अच्छा यहाँ कस्टमर्स बाय द वे स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है? उसके जो बैंकर्स हैं, वो जो गवर्नमेंट के साथ उसके रिलेशंस हैं, ये सारे आर दे बीइंग मैनेज्ड इन स्टेक होल्डर्स के जो कंसर्न्स है उनको एड्रेस कर रही है दिस ये ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो
फिर एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होगी। लेकिन इफेक्टिवनेस के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप ये देखें कि उसका उसके गोल्स और उसके मिशन है क्या। अच्छा जी, लास्टली आपने ये मुझे बताना है कि ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई हैं, इसके अंदर से क्या वो उस जो यूनिवर्सिटी है उसका स्ट्रक्चर एंटरप्रेन्योरियल है, या वो मशीन ब्यूरोक्रेसी है आपके ख्याल में, या वो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी है, या वो डाइवर्सिफाइड फॉर्म है, या एडोक्रेसी एडोक्रेसी है? कौन सी है बीच में से? आपका क्या ख्याल है? और उसके एडोक्रेसी होती क्या है? डाइवर्सिफाइड फॉर्म होता क्या है? इसको पहले पढ़ें और फिर आप देखें कि आपकी यूनिवर्सिटी इसमें से किस किस कैटेगरी के अंदर फिट करती है, और जस्टिफाई करें कि जी इस कैटेगरी के ये जो हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि पूरे उतरते हैं मेरी यूनिवर्सिटी पे, इसलिए मैं कहती हूँ कि या कहता हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो इस कैटेगरी में फिट इन होती है। क्या है आपकी यूनिवर्सिटी, ये जो पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स है इनमें से कौन सी है? सो अच्छा सा इसके जवाब लिखें, और जो है वो एक जैसे अगर जवाब हुए, हो सकता है मैं इसमें टर्निटिव में डाल दूं, और ये पहले ही मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, जिस जब ये इट्स अप टू मी, कोई भी 1 या 2 मैं असाइनमेंट्स लेके और वो मैं डाल दूँगी टर्निटिव में। और अगर मैं टर्निटिव में वो डालूँ और उसके अंदर मुझे ज़्यादा सिमिलैरिटी मिले, तो भाई यू आर इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। दूसरी बात ये कि अगर आपने इसको चाइनीज़ में ट्रांसलेट करके वापस जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे आपने चक्कर देने की कोशिश की, तो ये सोच लो कि मैं पूरी क्लास को भी फेल कर सकती हूँ। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, ओके? आई विल डू इट। तो आप बेहतर ये है कि आप ये असाइनमेंट्स एक्चुअली करना शुरू कर दें। पढ़ के और ये करना शुरू कर दें, क्योंकि यही मिड टर्म्स में भी आएगा। अच्छा, आप लोग बैचलर्स की क्लास नहीं हो, ना ही आप लोग पीएचडी की क्लास हो, आप बीच के लेवल के हो। आप लोगों को तो बच्चों मैंने एक सुई के नक्के में से गुज़ारना है। तो जिसने असाइनमेंट जो है वो दिल से की हुई है, अच्छी अंग्रेज़ी नहीं लिखी हुई। जिस तरह के मुझे पता चलता है कि यार इस बच्चे ने मेरा लेक्चर गौर से सुना है, हुँ? और एफर्ट किया है। अंग्रेज़ी ठीक नहीं है, लेकिन आइडिया ठीक है। तो आई लाइक इट, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। इंग्लिश ही थोड़ी बहुत आगे-पीछे है। जिसने कॉपी की है या मुझे चक्कर देने की कोशिश की है, बेटा उस बच्चे को तो फिर आप जब रिजल्ट्स आएँगे ना, तो आपको पता चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो आप लोग बी वेरी केयरफुल, द आंसर्स व्हिच आई वांट शुड बी रिटन आफ्टर लिसनिंग टू दीज़ 4 पार्ट्स, ठीक है? ये पहली चीज़ मैं कर रही हूँ, घर पे बैठे हुए हैं आप लोग। आप ये सारे लेक्चर्स दोबारा से सुनें, इनमें मैंने बहुत सारे आइडियाज़ दिए हैं, उनमें से नोट्स बनाएँ और उसके बाद इसको आंसर करें। अब देयर आर 2 वेज़ ऑफ लुकिंग एट इट, ठीक है? आप लोग ये कर सकते हैं कि आप हैंड रिटन असाइनमेंट करके और उसके बाद उसके स्नैपशॉट्स लेके और उसको आप अपलोड कर दें, ठीक है? उसको ज़ाहिर है कि आपको उसका थोड़ा वेट कम करना पड़ेगा। हैंड रिटन असाइनमेंट्स नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ इश्यू एट ऑल। आपका ये ख़्याल है कि टर्निटिन के अलावा मैं सिमिलैरिटी चेक नहीं कर सकती, तो बेटे जी मैं 25 साल से पढ़ा रही हूँ। आपका क्या ख़्याल है? यूँ मुझे पता चलता है कि बच्चे ने खुद लिखा है कि नहीं लिखा, राइट? लिखो खुद। मेरे लेक्चर सुनने के बाद मेरा ये जो मैंने सारा आपके लिए बड़ी एफर्ट करके आपके लिए ये मटेरियल आपके लिए आपको दिया है, इसको पढ़ने के बाद आप अपनी असाइनमेंट्स बनाओ, मेरा लेक्चर सुनो, उससे अपनी असाइनमेंट्स बनाओ। इंग्लिश की मिस्टेक्स मैं ओवरलुक करने के लिए थोड़ी बहुत टू सम एक्सटेंट तैयार हूँ। अगर कॉपिंग और मुझे बेवकूफ़ बनाने की जिसने कोशिश की, फिर आप सोच लें कि क्या होगा। वेरी इट्स नॉट अ गुड आइडिया। सो अभी से आप इसको करने की जो है वो प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। जो आपके मिड टर्म के क्वेश्चंस होंगे वो दे विल बी मच मच मोर डिफिकल्ट। छोटी सी क्लास है और इसके अंदर कॉपिंग मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। डिस्कस करो एक दूसरे से। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट आई वांट, दैट यू शुड बी डिस्कसिंग दिस a question with the rest of the class. But copying and one person doing the work and everybody else copying, forget it. You give me such answers and you will face the consequences. ठीक है? तो सिर्फ डराना नहीं है, आप अच्छे बच्चे हैं, मैं आपको encourage करना चाहती हूँ। This whole course is about learning new ways of thinking, right? तो उसके लिए थोड़ी effort करनी पड़ती है, तो मुझे effort करके दिखाओ। I really look forward to your assignments. ठीक हो गया? और मैं अभी आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देती हूँ कि लास्ट डेट असाइनमेंट्स की क्या होगी,
So I think I will be asking you to submit the assignment uh, on Sunday. Yeah, असाइनमेंट की लास्ट डेट है संडे 18th, जिस पे कि आपने LMS के ऊपर इसको अपलोड करना है, राइट? LMS पे अपलोड करना है, उसमें ऑलरेडी जाके देख लें आपको नज़र आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आपका वहाँ पे नहीं एनरोलमेंट हुई भी, कोई इस किस्म का इश्यू है तो फ़हद से डिस्कस करें, हम उसको रिज़ॉल्व कर लेते हैं। लेकिन आखिरी घंटे में, आखिरी टाइम पे अपलोड करने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम्स तो होंगी ना। डोंट डोंट लीव इट टू द लास्ट मोमेंट, हाँ? प्लीज़। So I really look forward to your recording, to your assignments. Good luck. Allah